वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले कौन आया था। पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर आए थे फ्रांसीसी। पुर्तगाली उनके बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगालियों के उनकी जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी उनके बारे में देखेंगे। पुर्तगाली अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे और इंडिया को क्या दिया पुर्तगालियों ने, और पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या थे। फिर देखेंगे डच। डच के बाद ब्रिटिश कंपनी जो 250 वर्षों तक इंडिया पर राज किया। फिर डेनिश कंपनी, इनका कार्यकाल इंडिया के अंदर थोड़े ही समय के लिए था, वो भी देखेंगे। फिर आती है फ्रांसीसी कंपनी और सबसे लास्ट में आती है ये, और सबसे लास्ट में जाती है फ्रांसीसी के पराजित होने के कारण भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है, यूरोपियों का आगमन इंडिया के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये IAS, RAS और सभी PCS एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पुर्तगालियों के साथ। जो पुर्तगाली थे वो आते हैं कहाँ से? पुर्तगाल से आते हैं। जैसे कि पुर्तगाली हैं तो वो पुर्तगाल से आते हैं, और भारत से आए, जो ब्रिटेन से आए थे तो उनको ब्रिटिश कहा गया, डेनमार्क से आए थे तो उनको डेनिश कहा गया, और फ्रांस से आए थे उनको फ्रांसीसी कहा गया, तो इसलिए उनको पुर्तगाली कहा गया। तो सबसे पहले कौन आता है पुर्तगाल से? भारत को ढूंढने के लिए आते हैं अपने वास्को डी गामा। कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। 1498 में आता है, और कहाँ आता है? वो ये आता है कालीकट पे। कहाँ आता है? कालीकट पे आता है, जो कि कहाँ पर है? केरल के अंदर है। और यहाँ का एक हिंदू शासक था जिसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। और जमोरिन इसका स्वागत करता है, और जमोरिन एक हिंदू शासक था, जो वास्को डी गामा का स्वागत करता है। लेकिन यहाँ पहले से अरबी व्यापारी थे। कौन से व्यापारी थे? अरबी व्यापारी, जो इस वास्को डी गामा का, पुर्तगालियों का विरोध करते हैं। और विरोध जाहिर सी बात है, विरोध क्यों करेंगे? क्योंकि अरबी भी व्यापारी थे और ये भी जो पुर्तगाली थे ये भी व्यापार करने आए थे, तो दोनों के आर्थिक हितों के अंदर टकराव हो रहा था। इस वजह से जो अरबी व्यापारी थे वो इनका विरोध कर रहे थे, और कारण था आर्थिक। फिर देख लेते हैं कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने मसाला व्यापार पर ध्यान दिया। मसाला व्यापार आपको पता है दक्षिण भारत में आज भी जो मसाले होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मसालों के लिए दक्षिण भारत, ये देख लो, अजायब घर है। उन्होंने कारखाने स्थापित किए जो उत्पादन का केंद्र नहीं होकर बल्कि भंडार कर रहे थे। मतलब वो चारों तरफ से जो दक्षिण भारत के, जैसे वर्तमान के अंदर जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों से वो मसाले इकट्ठा करते थे। और भंडार गृह जो उन्होंने केंद्र स्थापित किए थे वो उत्पादन का केंद्र नहीं थे बल्कि भंडार गृह थे। ठीक है, तो उनके अंदर वो भर लेते थे और फिर यहाँ से क्या करते थे? वो विदेश निर्यात कर देते थे। अब जैसे कि वास्को डी गामा आता है तो ये जाता है, तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाता है? ये मसाले लेकर जाता है, और उनको पुर्तगाल के अंदर 60 गुना दामों पर बेच देता है। कितने गुना? 60 गुना दामों पर बेच देता है, जिससे इसका यात्रा का खर्चा भी निकल जाता है और इसको लाभ भी होता है। और वास्को डी गामा को देखकर फिर जो पुर्तगाल सरकार है वो एक कंपनी का गठन करती है, और फिर वापस यहाँ पर आता है इंडिया के अंदर। ठीक है, पुर्तगालियों ने कारखाना निर्माण जो प्रणाली, इन्होंने जो कारखाना निर्माण की जो प्रणाली थी वो इटली के व्यापारियों से सीखी थी। कहाँ से सीखी थी? इटली के व्यापारियों से सीखी थी। जो कारखाना निर्माण की जो प्रणाली है, पद्धति है, वो वास्को डी गामा कालीकट के ऊपर आया था, जहाँ पर जमोरिन ने, जो कालीकट का शासक था, उसने स्वागत किया था। ये एक हिंदू शासक था। अरबी व्यापारियों ने विरोध किया, हमने देख लिया। कारण क्या था? आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण की वजह से ही अरबी व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या थी ये? आइए देखते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, ऐसे दुर्गों का निर्माण करना जिनका उद्देश्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना भी हो। तो जो अल्मेडा था, कौन? अल्मेडा, वो क्या कह रहा था? वो कहता था कि जो दुर्गे, जो किले बना रहे हो, कारखाने बना रहे हो, उनका न सिर्फ उद्देश्य सुरक्षा हो बल्कि हिंद महासागर के व्यापार पर खुद का नियंत्रण स्थापित करना भी उनका एक अलग उद्देश्य होना चाहिए। अल्मेडा था, वो कहता था ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। अब इसका मतलब क्या है? तो जो पुर्तगाली थे उन्होंने समुद्र के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर अपना स्थापत्य स्थापित कर लिया था। यहाँ तक कि इस समय अकबर का शासन था, और अकबर को भी यहाँ इसका परमिशन लेनी पड़ती थी। ब्लू वाटर पॉलिसी की परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन लेने के बाद भी उनको, जो भी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत
जो परमिशन लेता था, ठीक है, उसको जो मसाले थे, मसाले और बारूद, इनका व्यापार करना प्रतिबंधित था। मसाले और व्यापार करना प्रतिबंधित था। इसको कार्टेज आर्मेडा पद्धति भी कहा जाएगा आगे, ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क की नीति भारतीय स्त्रियों से शादी करना था, ताकि यहाँ पर एक कॉलोनी बसाई जा सके और भारतीय लोगों के अंदर अपने प्रति इसने उत्पन्न किया जा सके कि ये तो अपने ही लोग हैं। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का। जो अल्बुकर्क है उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका? पुर्तगालियों का। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है और उसके बाद उपहार स्वरूप यानी कि दहेज के रूप में जो बॉम्बे था वो किसको दे दिया जाता है? राजकुमार को, ठीक है, राजकुमार चार्ल्स को दे दिया जाता है, ठीक है। दहेज में बॉम्बे ब्रिटिश राजकुमार को प्रदान किया जाता है और ब्रिटिश राजकुमार फिर क्या करता है आगे? 1668 के अंदर ब्रिटिश कंपनी को उधार दे देता है 15 पाउंड की वार्षिक किराए के ऊपर। 15 पाउंड वार्षिक किराए के ऊपर यह उधार दे देता है, ठीक है। तो आई होप ये ब्लू वाटर पॉलिसी आपको समझ में आ गई होगी। फिर एक है कॉर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति नहीं है, पद्धति है, ठीक है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। पद्धति, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। इसके तहत क्या हो जाता कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी का ही एक भाग था। इसके तहत परमिशन लेनी पड़ती थी किसकी? पुर्तगालियों की, व्यापार करने के लिए, समुद्र में व्यापार करने के लिए। और परमिशन लेने के बाद भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बारूद और मसालों का व्यापार नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके ऊपर एक अधिकार था किसका? पुर्तगालियों का। अब पुर्तगालियों से अपन को क्या मिलता है? तो पुर्तगालियों अपने साथ एक तो तंबाकू लाए थे, जिससे चिलम बनती है, सिगरेट बनती है और बीड़ी बनती है। और जो रजनीगंधा तुलसी खाते हो ना, तो जो तुलसी होती है ना, वो भी तंबाकू पुर्तगालियों की ही देन है। गोथिक शैली, ये भवन निर्माण शैली थी। क्या थी? भवन निर्माण शैली थी जो पुर्तगाली लाए थे अपने साथ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चित्रकला के तत्व भी लेकर आए थे। ये यूरोपीय चित्रकला के तत्व लेकर आए थे इंडिया के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने गोवा के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। किसकी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1556 के अंदर। और 1557 के अंदर इन्होंने पहली पुस्तक छापी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गोवा के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है वो पुर्तगालियों के द्वारा होती है और 1556 में होती है और 1557 के अंदर उन्होंने एक बुक छापी। अब जब इतना ही सब कुछ ये सही चल रहा था कि इतने मजबूत थे, मसालों का व्यापार भी कर रहे थे और आर्थिक स्थिति भी इनकी काफ़ी बढ़िया थी, तो इनके पतन के कारण क्या रहे? फिर भी इनका पतन कैसे हो गया? सबसे पहले तो ईसाईकरण की नीति। ये क्या करते थे? धर्म परिवर्तन करते थे भारतीयों का। तो भारतीय जो हमेशा से अपने धर्म के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव रखते हैं, अगर वो धर्म के साथ उनके साथ छेड़खानी करेंगे तो भारतीयों का जो स्नेह है पुर्तगालियों के प्रति वो विरोध में बदल गया। इस वजह से भी जो भारतीय हैं वो इनके विरोध में आ गए। इस वजह से ये पतन का कारण बना। एक लूटपाट की नीति, यानी कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी और कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति थी, उसका परमिशन लेने के बाद भी ये अपने जहाज़ों के माध्यम से व्यापारियों के जहाज लूट लेते थे। तो ये भी एक कारण रहा। दूसरा, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, यानी कि अकबर को भी इसकी परमिशन लेनी पड़ती थी अपने व्यापार के लिए। तो ये भी एक कारण रहा पुर्तगालियों के पतन का। तो ये हमने देख लिया कि सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, ठीक है, और ये इंडिया के अंदर कहाँ पे आए थे, कौन आया था और कैसे इन्होंने अपनी जो व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की और इन्होंने मसालों के ऊपर अपना विशेष ध्यान स्थापित किया। अपने साथ ये क्या लेकर आए थे? तो तंबाकू, गोथिक शैली जो भवन निर्माण की शैली थी, और चित्रकला, यूरोपीय चित्रकला के कुछ अंश भी लेकर आए थे। पुर्तगाली के पतन के कारण हमने देख लिया कि स्थानीय जो ईसाईकरण है, यहाँ पे ईसाईकरण कर लीजिएगा, ईसाईकरण, ठीक है। तो ईसाईकरण की नीति धर्म परिवर्तन की नीति थी एक तरह से, लूटपाट की नीति और कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। नेक्स्ट है डच। तो पुर्तगालियों के बाद कौन आता है? डच आते हैं। ये एक डेनिश कंपनी थी
1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 17 सदस्यीय बोर्ड का निर्माण होता है डचों के द्वारा। डच सरकार 17 सदस्यीय बोर्ड का निर्माण करती है ताकि ये भारत में जाए और व्यापार करे पुर्तगालियों की तरह। डच कंपनी को संधि करने एवं क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति सरकार के द्वारा प्रदान की गई थी। तो सरकार के द्वारा दी गई कि आप युद्ध भी कर सकते हो, संधि भी कर सकते हो और क्षेत्र का विस्तार भी कर सकते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर उस समय अलग अलग रियासतें या राज्य हुआ करते थे। ठीक है, तो उनके साथ युद्ध करने का, उनके साथ संधि करने का और उनके क्षेत्र में अपना विस्तार करने का जो शक्ति थी वो डच सरकार के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई। डचों ने अपना मुख्यालय बाटविया को बनाया। किसको बनाया? तो बाटविया को अपना मुख्यालय बनाया। किसने? डचों ने। कोरोमंडल तट को अपने व्यापार का आधार बनाया और 1605 में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की, जो वर्तमान के अंदर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर आता है। ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के अंदर आता है मसूलीपट्टनम। ठीक है, और 1605 में डचों ने यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? कोरोमंडल तट में, जो कि पूर्वी इंडिया के पूर्व के अंदर जैसे ये है, तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये तमिलनाडु हो गया और ये मसूलीपट्टनम में 1605 के अंदर यहाँ पर अपने व्यापारिक कोठी का जो मुख्यालय है वो यहाँ पर बनाते हैं। डचों ने मसालों के स्थान पर वस्त्रों के निर्यात को ज़्यादा महत्व दिया। तो डचों ने, जो पुर्तगाली थे वो मसाले का व्यापार करते थे और डचों ने क्या किया? वस्त्रों का व्यापार या निर्यात स्टार्ट कर दिया। तो वस्त्रों के निर्यात का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है इंडिया के अंदर? तो वो डचों को दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर वस्त्रों के निर्यात का श्रेय किससे दिया जा सकता है, तो वो है डच। फिर क्या होता है? आपने आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहे थे, आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं उस समय। ठीक है, तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध था तो डच क्या करते थे? डचों ने क्या किया? किसके साथ संबंध बनाए? मैसूर के साथ। अब मैसूर के साथ संबंध बनाए तो अब ये चुनौती दे रहे थे किसको? अंग्रेजी या ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे रहे थे। इसके साथ मिलकर, मैसूर के साथ मिलकर, तो इनको हराना जरूरी था। तो अंग्रेज क्या करते हैं? 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने इनको हरा दिया। तो डचों को बेदरा के युद्ध में हराकर इनकी चुनौती समाप्त कर दी। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्रिटिश कंपनी, जिन्होंने 250 वर्षों तक, यानी कि ये 1600 के अंदर आ जाते हैं और फिर जाते हैं 1947 के अंदर। लेकिन इनकी जो स्थापना, जो मतलब इनकी जो क्षेत्र विस्तार करने की जो नीति थी वो 1757 से चलती है, प्लासी के युद्ध से। कहाँ से? प्लासी के युद्ध से जो लूट स्टार्ट होती है वो 1947 में चलकर समाप्त होती है। बीच में 18 सत्ताओं की क्रांति भी आएगी, बक्सर का युद्ध भी आएगा, तो बंगाल पर ये नियंत्रण कर लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश कंपनी आती है 1599 में। ब्रिटिश कंपनी की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? इंग्लैंड के अंदर ही ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हो जाती है 1599 के अंदर। आरंभ में 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार कंपनी को दिया गया। व्यापार करने का अधिकार कंपनी को दिया गया। ये देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंडियंस है और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही है। बाद में जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया। तो शुरुआत में तो 15 वर्षों के लिए कंपनी को भारत के अंदर व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था, लेकिन जेम्स प्रथम जो कि ब्रिटेन का सम्राट था, उसने इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। 1608 में जहांगीर के काल में कैप्टन हॉकिंस इंडिया आता है। कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस इंडिया आता है 1608 के अंदर। ये चलता तो है अकबर के नाम का पत्र लेकर। अकबर के नाम का पत्र लेकर ये इंग्लैंड से चलता है, लेकिन अकबर मर जाता है 1605 के अंदर और उसकी जगह आ जाता है जहांगीर, जो उसका पुत्र था। तो ये जहांगीर के काल में पहुंचता है। ठीक है, और कैप्टन हॉकिंस कौन पहुंचता है? कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है 1608 के अंदर और यह फारसी के अंदर बात करता है। किसके अंदर बात करता है? फारसी के अंदर, क्योंकि मुगल सल्तनत की जो राजनीतिक भाषा थी वो कौन सी थी? वो फारसी थी। 1698 में बंगाल का सूबेदार अजीमुसान, कौन था? अजीमुसान, जो कि राज परिवार से संबंधित था। ये बंगाल का सूबेदार था 1698 में और ये अंतिम सूबेदार था जो कि किसके द्वारा? मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया था, जिसने अंग्रेजों को सूता नदी
गोविंदपुर और कोलिकाता की जमींदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं जमींदारी दी। क्या दी? जमींदारी। और इन्हीं को मिलाकर जोब चौनोक ने, किसने? जोब चौनोक ने फोर्ट विलियम की स्थापना की, जिसका प्रथम शासक चार्ल्स आयर को बनाया गया। जिसका प्रथम शासक कैसे बनाया गया? चार्ल्स आयर को। तो इसमें दो तीन बातें आपको याद रखनी है। एक तो कि जो कैप्टन हॉकिंस है वो जहांगीर के काल में आता है। कब आता है? 1608 में आता है। ठीक है। और इसने फारसी के अंदर बात की। और यह जो पत्र लाया था वो किसके नाम का था? वो था अकबर के नाम का, क्योंकि अकबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठ जाता है। 1698 में बंगाल का जो सूबेदार था वो कौन था? अजीम उसान था, जो कि राज परिवार से संबंधित था। ठीक है। और यह अंग्रेजों को सुल्तानती, गोविंदपुर और कोलिकाता की जमींदारी दे देता है। और इन्हीं तीनों तीनों को मिलाकर जोब चौनोक जो था उसने फोर्ट विलियम की स्थापना करती है और यहाँ का प्रथम शासक चार्ल्स आयर को बनाया जाता है। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुख सियर 1717 में अंग्रेजों को एक शाही फरमान प्रदान करता है। शाही फरमान वो होता था जो केवल और केवल जिसके लिए वो जारी किया जाता था, केवल वही इसका यूज कर सकता था और ये राजा के द्वारा डायरेक्ट दिया जाता था, जिसके तहत कंपनी को बंगाल में 3000 वार्षिक के बदले व्यापार की अनुमति मिली। मतलब आप 3000 वार्षिक रुपए दो, 3000 एक साल के दे दो और पूरे साल भर फ्री व्यापार कर सकते हो बिना कोई चुंगी दिए। तो ये जो अंग्रेजों के लिए एक तरह से शाही फरमान था। ठीक है, या मैग्ना कार्टा इसको बोल सकते हैं। फिर आते हैं ब्रिटिश कंपनी यहाँ पे। ठीक है, ये इनका फिर आगे हम बाद में देखेंगे कि आगे ये कब अपने क्या क्या इनकी नीतियाँ थी, क्या आर्थिक नीतियाँ क्या थी, सामाजिक क्या थी, औपनिवेशिक नीतियाँ ये क्या लागू करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम जैसे यूरोपियों का आगमन होता है तो कौन सी कंपनियां अपने क्रम में इंडिया के अंदर अपना जो स्थापना है वो करती है। और सभी जो सारी कंपनियां आती है यूरोप से, वो सभी ही व्यापार के उद्देश्य से शुरुआत के अंदर आती है। इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि इंडिया को उपनिवेश बनाया जाए। हाँ, यहाँ तक कि ब्रिटिश कंपनी भी व्यापार के उद्देश्य ही भारत आई थी, लेकिन भारतीय आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर उसका मन बदल गया और उसने उपनिवेश बनाने का जो है षड्यंत्र वो रचा। ब्रिटिश कंपनी के बाद आता है डेनिश कंपनी। इसका ज़्यादा रोल इंडिया के अंदर नहीं होता है। 1616 में डेनिश कंपनी डेनमार्क की स्थापना हुई। ठीक है, और इसमें 1619 में तमिलनाडु में जो ट्रंकोबार है वहाँ पर अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र बनाया। इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो डेनिश कंपनी है उसने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ पर बनाया और कब बनाया? तो 1619 में बनाया। कहाँ पर बनाया? तमिलनाडु के ट्रंकोबार क्षेत्र के अंदर। लेकिन यह आगे चलकर अपने सभी केंद्रों को ब्रिटिश कंपनी को बेचकर भारत से चले जाते हैं, तो इनका ज़्यादा कार्यकाल भारत के अंदर रहता नहीं। उसके बाद आता है हमारा फ्रांसीसी कंपनी। कौन सी कंपनी? फ्रांसीसी कंपनी आती है। ये सबसे लास्ट में आती है और सबसे लास्ट में जाती भी है। तो फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी। मतलब यहाँ तक कि किसी से बातचीत या पत्राचार करने के लिए भी फ्रांस की सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। 1664 में लुई 14 उस समय फ्रांस का राजा था और उसका वित्त मंत्री था कोलबर्ट। तो कोलबर्ट ने ही प्रस्ताव दिया था कि सभी यूरोपीय जो देश हैं वो इंडिया के अंदर व्यापार के उद्देश्य से जा रहे हैं, तो महाराज अपने भी भेजो। तो 1668 के अंदर फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में प्रथम फ्रांसीस दल भारत आता है और उसने सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना करता है। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले, जिसने सहायक संधि वाला को जो कॉन्सेप्ट था वो लागू करता है। तो ये डुप्ले को सहायक संधि का जो कॉन्सेप्ट है उसका जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद फिर आगे इसको आगे ले जाने वाला कौन था? क्लाइव था। और जिसने सबसे अच्छी तरह से इसकी व्याख्या की वो था वेलेजली। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि वेलेजली की सहायक संधि जो कि 1798 में शुरुआत वो करता है जब इंडिया के अंदर वो गवर्नर बनकर आता है। तो ये हमने देखा कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो 1664 में लुई 14 वहाँ का राजा था। उस समय वित्त मंत्री जो कोलबर्ट था उसने राजा को ये प्रस्ताव दिया कि सभी यूरोपीय जो देश हैं वो इंडिया के अंदर व्यापार के लिए अपनी कंपनी स्थापित कर रहे हैं और वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो अपने भी भेजो। तो 1668 के अंदर फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक दल बनाते हैं और वह सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। और भारत का जो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था वो कौन था? डुप्ले था। अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं।
इन युद्धों के दौरान एक महत्वपूर्ण लड़ाई होती है जिसका नाम है वोडिवोस की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? वोडिवोस की लड़ाई, जिसके अंदर जो फ्रांसीसी थे उनको पराजित कर दिया जाता है। इनकी जो शक्ति थी वो अब समाप्त हो गई। अब ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के नीचे, अंग्रेजों के अंडर रहकर ही व्यापार करेंगे, वो भी अंग्रेजों की शर्तों के ऊपर। फ्रांसीसी जैसे आपने सुना होगा कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे उसके अंदर जो टीपू था, जो टीपू सुल्तान था, वो फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन करता है। इसी दौरान वाडिवास की लड़ाई हो जाती है और फ्रांसीसियों 1760 में वाडिवास की लड़ाई हो जाती है और जो फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी उसको जो अंग्रेज थे वो समाप्त कर देते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण थे वो हम देख लेते हैं। फ्रांसीसियों के पराजित होने के प्रमुख कारण हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है यूरोप की नौसैनिक पावर, यूरोप की नौसेना पावर। तो सबसे पहले तो ये एक सरकारी कंपनी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको किसी राज्य के साथ, इंडिया के अंदर किसी राज्य के साथ पत्राचार भी करना होता था तो पहले फ्रांस की सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। फ्रांस के जो राजा था लुई 14, उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। इसलिए जो निर्णय थे उन निर्णय लेने में विलंब होता था, इतने में वो अवसर चला जाता था और फिर उन निर्णयों का कोई मतलब नहीं रह जाता था। तो एक कारण तो ये भी था। दूसरा कारण ये कि अधिकारियों में सहयोग और समन्वय का अभाव था, क्योंकि एक सरकारी कंपनी थी तो सभी लोग अपने निजी लाभ के ऊपर ज़्यादा गौर करते थे। इसी वजह से उनमें सहयोग और समन्वय का अभाव था, जो तो वर्तमान में भी आपको देखने को मिल सकता है गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको सैलरी तो मिलती है ज़्यादा, ठीक है, और काम है उनके पास कम, और एक बेंच से दूसरे बेंच से, दूसरे बेंच से तीसरे विंडो से चौथे विंडो तक वो घुमाते रहते हैं आम आदमी। तीसरा कारण क्या था? नौसैनिक क्षमता का कमजोर होना। अब आपको पता है कि जो ब्रिटेन था उसने पहले ही अमेरिका को जब उपनिवेश बनाया था तब उसने अपनी नौसैनिक जो क्षमता थी उसको यूरोप में स्थिर स्थापित कर दिया था। अब वो यूरोप में सबसे श्रेष्ठ जो नौसैनिक क्षमता थी वो किसकी थी? ब्रिटेन की थी। और फ्रांसीसी जो नौसैनिक क्षमता थी वो कमजोर थी। इस वजह से भी एक कारण ये भी रहा फ्रांसीसियों के पराजित होने का, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से जो कंपनियां हैं यूरोपीय हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं और अपनी व्यापारिक जो कोठियां हैं वो स्थापित करते हैं। तो आधुनिक भारतीय इतिहास हमारा यहीं से शुरुआत होती है इसकी, जिसमें है यूरोपियों का आगमन हमने देख लिया, जिसके अंदर सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और फिर आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं और सबसे बाद में ही जाते हैं गोवा को छोड़कर, ठीक है, गोवा को छोड़कर जाते हैं क्योंकि ये लास्ट तक बने रहते हैं गोवा के अंदर, आज़ादी के बाद में भी बने रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।